गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि रोज जो आपको पढ़ा रहा हूं वो आप रोज घर पे खुद से भी पढ़ रहे हो। आपको सिर्फ दो चीज ख्याल रखना है। पहली, जो रोज पढ़ाया गया उसको रोज घर पे करना है आपको, कि सर ने जो पढ़ाया वो आप देखोगे घर पे रोज। सेकेंड चीज बेटा, एक दो दिन में आपको होमवर्क मिलना शुरू होंगे, तो जिस दिन जो होमवर्क दिए बस उसी दिन वो होमवर्क को करना है। बस यही आपका एक फंडा है। अच्छा स्कोर लाना है, रोज का रोज पढ़े, और सर ने जो होमवर्क दिया आपको प्रॉपर वो होमवर्क आगे करना रहेगा। अब हम शुरू करते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम कितनी पार्टीज होती है? दो पार्टीज होती है, और वो दो पार्टी में से एक पार्टी एंटिटी होती है जिसके लिए हम अकाउंटिंग कर रहे, जिसका हम परफॉर्मेंस देखना चाहते, जिसकी हम पोजीशन देखना चाहते। तो एक ये एंटिटी हुई हमारी, और दूसरी पार्टी जो रहती है ये रही हमारी दूसरी पार्टी। अब हमको ये एरो पे ध्यान देना बेटा। हमको किसी ने अगर कोई चीज, देखो एंटिटी के पास वो एरो आ रहा है मतलब हमको कुछ मिल रहा है, और वो जा रहा है मतलब हम किसी को कुछ दे रहे हैं बेटा। अब क्या आ सकता है एंटिटी के पास, वो हम सोचते। तो एंटिटी के पास हो सकता है कैश आए, हो सकता है क्या है बेटा, कैश है। एंटिटी के पास हो सकता है प्रॉपर्टी आए। अब व्हाट इज प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी आप जो कह सकते, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर, है ना। जो आपके पास प्रॉपर्टी, जो आपके पास एक बिजनेस में जो आप प्रोडक्शन के लिए या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कोई चीज को यूज कर रहे, जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरे हाथ में ये एप्पल कंपनी की पेंसिल है, सो ये जो है बेटे दिस इज प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद करती है। तो मेरा इंटेंशन इसको बेचने का नहीं है, रीसेल करने का नहीं। अगर रीसेल करने का इंटेंशन होता तो फिर तो ये गुड्स कहलाता। बेचने के लिए खरीदा मैंने नहीं, बेचने के लिए नहीं खरीदा, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए खरीदा। ये एक स्टूडियो यहां पे, अब यहाँ पे कैमरा लगा हुआ, तो कैमरा बेचने के लिए तो नहीं लाया गया, तो भैया वो क्यों, वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लाया, तो दैट कैमरा इज व्हाट, प्रॉपर्टी। तो ये जो आपके एग्जांपल्स मैं कुछ यहां पे लिखता हूं प्रॉपर्टी के, जैसे कि और बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। मैं आपको डांट नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो साइंस वाले जो होते हैं ना वो खामोशी से सुनते हैं, उनके लिए नया होता है। अभी कॉमर्स वाले रहते हैं, उनको लगता है सर ये तो पढ़ा है। अरे बिल्कुल, अभी कुछ रुको ना, अभी थोड़े दिन, एक दो दिन मिलेंगे। अच्छा ये भी नहीं पता था यार हमको, ये फंडा भी नहीं पता। इतना इंपॉर्टेंट होता शुरुआत का, आपको शायद इसका इंपॉर्टेंस का भी अंदाजा नहीं हो रहा। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है आता है, नहीं कई चीजें रहती बेटा, नहीं आती, कई चीजें रहती। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अभी आप इस चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दोगे, बहुत अच्छे से हर चीज करोगे, और फिर आगे के चैप्टर बहुत आसान होते जाते हैं। ये बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि प्रॉपर्टी को कहा कि जो हमको प्रोडक्शन या सर्विसेज प्रोवाइड करने में मदद करती है। प्रोडक्शन हम कोई चीज करते, कोई चीज बनाते, तो बनाने में मदद करती है। मैं यहां पे कुछ एग्जाम्पल कहूं तो मशीनरी, ओके, उसके बाद फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर हो गया। उसके बाद आप हो सकते हैं आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है बेटा कि हमारे पास ये जो चीज है टेंजिबल और इंटेंजिबल। सर ये इंटेंजिबल चीज कौन सी होती है, इंटेंजिबल चीज कौन सी होती है? इंटेंजिबल चीज वो होती है जो हमको मदद तो करती है बिजनेस करने में, लेकिन वो फिजिकली नहीं दिखती। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कुछ इंटेंजिबल ऐसे, ठीक है। मैं इंटेंजिबल ऐसे कुछ एग्जांपल दो अगर आपको, तो गुडविल। व्हाट इज गुडविल? गुडविल वो चीज होती है कि जो हमारी रेपुटेशन है मार्केट में, उस रेपुटेशन की वजह से आप वो प्रोडक्ट खरीदते हो। तो वो फिजिकली रेपुटेशन तो नहीं दिखती, ऐसा नहीं बोलते चलो यार आज चलो घर पे लेके जाते हो रेपुटेशन, चलो बैग में पैक कर दो मैं लेके जाता हूं, नहीं, वो फिजिकली नहीं दिखती, लेकिन उसका अपना एक प्रेजेंस है, उसकी वजह से आपको बेनिफिट बिजनेस में, उसकी वजह से आपको मिलता है, उसकी वजह से। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, ट्रेडमार्क। व्हाट इज ट्रेडमार्क? हर ब्रांड की अपनी आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल आप डोमिनोज जाते हो, केएफसी जाते हो, आप अगर पिज्जा हट जाते हो, तो उनका एक ट्रेडमार्क है।
वो देख के आप लगता है अच्छा ये डोमिनोज वाला, आप देख के समझो, फ्रेंचाइजी ओपन होती है आप देख के समझो चाहिए यार डोमिनोज ओपन हुआ है ना। अब सबवे ओपन हुआ है, अरे यार केएफसी ओपन हुआ है, फिर अपन वहां जाके जाते हैं। तो वो एक ट्रेडमार्क होता है, वो मार्क उसको देख के आप पहचान जाते, तो उसकी वजह से भी वो कंपनी को क्या होता है, बिजनेस करने में मदद होती है। तो दैट इज ऑल्सो एसेट, उनकी वो भी एक एसेट होती है। दैट में बी प्रॉपर्टी में टेंजिबल और इट में बी इनटेंजिबल। ठीक है, अब मैं आता हूं यहां पे, जैसे मैंने आपको कुछ टेंजिबल का एग्जांपल दिया, मैं आपको कुछ इनटेंजिबल के भी एग्जांपल्स देता हूं। ओके, इनटेंजिबल के कुछ ये अलग से है, ये इनटेंजिबल के एग्जांपल दे रहा हूं जो है तो लेकिन फिजिकली नहीं दिखती। फिजिकली मतलब आप जैसे ट्रेडमार्क, आप पता ट्रेडमार्क रजिस्टर करने में बहुत पैसा लगता है, जितना ब्रांड वैल्यू उसकी बढ़ जाती है। वो ट्रेडमार्क थे, वो मार्क की वजह से लोग बेनिफिट मिलता है उसको, बिजनेस को। ठीक है, लेकिन आपका ऐसा नहीं होता कि कोई यार ये कोई बहुत बड़ी कोई चीज है, कोई फिजिकल कोई आइटम, ट्रेडमार्क एक रजिस्टर्ड एक डॉक्यूमेंट है आपका, वो आपका ट्रेडमार्क है, कोई और यूज नहीं कर सकता। तो एक सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में आपने रजिस्टर्ड कर, तो फिजिकली बहुत कोई बड़ी चीज होती ही नहीं। जैसे गुडविल, तो गुडविल कोई आपका कोई फिजिकल आइटम नहीं है। ऐसा नहीं बोलते चल यार आज ना ये जैसे फर्नीचर आप बोले चल यार उधर शिफ्ट कर दे तो घर लेके जाता हूं आज, एग्जाम्पल दे, तो आप ये नहीं बोलेंगे यार चलो यार आज गुडविल एक काम करो बैग में पैक कर दे, आज रेपुटेशन घर पे लेके जाता है। ऐसा होता है कि बेटा नहीं, तो वो चीज ख्याल रखेंगे। अब मैं यहां पे एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे कि गुडविल, पेटेंट सुने, पेटेंट आप लोगों ने, व्हाट इज पेटेंट बेटा? पेटेंट वो चीज होती है जब कोई आप इन्वेंशन करते हो तो उसको रजिस्टर्ड कर लेते हैं कि कोई और उसको यूज ना करे। ठीक है, फिर आपका हो जाता है, वो फॉर्मूला होते हैं जनरली उसमें, और फिर वो आप ही यूज कर सकते हैं, उसको हम पेटेंट कहते हैं बेटा। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? पेटेंट कहते हैं। तो वो इंटेंजिबल होती है। पेटेंट क्या होती है बेटा? इंटेंजिबल होती है। उसको रजिस्टर्ड कर लेते हो तो बोलेंगे सर रजिस्टर्ड करे तो वो तो टेंजिबल हो गई। अरे वो डॉक्यूमेंट एक पेपर में रजिस्टर्ड हुई सिर्फ आपकी, तो उसका फिजिकली ऐसा कोई बहुत सब्सटेंस नहीं है। तो गुडविल हुआ, पेटेंट हुआ, ट्रेडमार्क बताया। तो आपने हो सकता है मशीनरी खरीदे तो आपके एंटिटी के पास आई, फर्नीचर खरीदे तो एंटिटी के पास आई, बिल्डिंग खरीदे तो एंटिटी के पास आई। ठीक है, अब गुडविल एक है आपकी, गुडविल अगर है बैलेंस शीट में तो वो एक आइटम है। आपने पेटेंट रजिस्टर्ड कराए तो वो आपके पास आए, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराए तो आपके पास आया। तो एंटिटी के पास कैश आ सकती है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई आ सकती है। उसके अलावा एंटिटी के पास और क्या आ सकता है? उसके अलावा यहां पे उसके पास गुड्स आ सकता है। व्हाट इज गुड्स बेटा? गुड्स का मतलब होता है वो चीज जो आपने रीसेल करने के लिए लाए हो, उसमें जिसमें आप डील करते, जिसमें व्यापार करते हो, जिसमें आप बिजनेस करते हो, उसको हम गुड्स कहते हैं, जो हमने रीसेल करने के लिए लाए। ठीक है, अब इसके अलावा हो सकता है कि आपको किसी ने सर्विसेज दिया है ना, किसी से आपने सर्विसेज लिए, या आपको किसी ने कोई बेनिफिट दिया। ठीक है, या एक और चीज में यहां पे नीचे जगह इस पे यहां पे लिख सकते हो, जस्ट 1 मिनट। ओके, ठीक है, आपने गुड्स खरीदे। गुड्स कौन सी चीज होती है? जो रीसेल के लिए लिए। या हो सकता है बेटा आपने कोई किसी से सर्विसेज लिए, या हो सकता है आपको किसी ने बेनिफिट दिया, जैसे कि कोई इंप्लॉई है हमारे पास काम कर रहा है, कोई सर्वेंट है ऑफिस में वो काम कर रहा है, किसी ने हमको कोई काम करके बेनिफिट दिया तो वो हमारे पास आ सकता है। या हो सकता है हमारे पास कंज्यूमेबल आए। क्या है हमारे पास? कंज्यूमेबल्स। ये कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं बेटा? कंज्यूमेबल वो चीज होती है जो हमने बेचने के लिए तो नहीं लाए और रीसेल के लिए नहीं लाए, लेकिन हमारे पास कोई चीज, जैसे मैं कंज्यूमेबल का आपको एग्जांपल देता हूं। कंज्यूमेबल, अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, माइक यहां पे रखा हुआ, वो माइक में बैटरी है, जो माइक है उसमें ना सेल चेंज करना पड़ता है, हर 2-3 दिन में बदलना पड़ता है। दैट इज कंज्यूमेबल। वो हमने क्या बेचने के लिए लाया? क्या नहीं, तो वो हमारे पास वो गुड्स नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि रीसेल के लिए नहीं लाए। तो माइक पे जो हमको सेल बैटरी लगाना है, सॉरी, जो बैटरी लगाना है, दैट इज कंज्यूमेबल, जो हम यूज कर लेते, वो हमारे पास सकता है। अभी जहां से भी आ रहा है बेटा, वो कोई ना कोई एक क्या रहेंगी? पार्टी रहेगी, किसी ना किसी से आएगा। अब हमारे पास कुछ आया तो हमने भी तो किसी ना किसी को कुछ दिए होंगे। तो हो सकता है हमने किसी को बेटा कैश दिए, हमने किसी को क्या दिए? कैश दिए, या वही हमने किसी को कोई प्रॉपर्टी दिए, या हमने किसी को गुड्स दिए। हमने किसी को क्या दिए? गुड्स दिए। ओके, आप गुड्स दिए मतलब कब गुड्स देंगे?
जब हम सेल करते, या हो सकता है हमने किसी को सर्विसेज दिए या कोई बेनिफिट दिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऊपर कंज्यूमेबल क्यों नहीं लिखे? कंज्यूमेबल आप बेचते नहीं, अगर मैं बेचूंगा कोई चीज तो वो गुड्स हो जाती है, तो गुड्स हो गया वो। तो कंज्यूमेबल आप कंज्यूम करते हो तो वो आता है हमारे पास, जाएगा तो फिर बेटा कंज्यूमेबल में नहीं आता, वो गुड्स हो जाता है। मतलब बेच रहे हो ना आप, तो जिस चीज में डील करते हो तो कंज्यूमेबल तो आप कंज्यूम करने जाते हो, तो वो सिर्फ आता है। फॉर एग्जाम्पल बैटरी मैंने लाया, सेल लाया, वो माइक में लगता है, तो उसको क्या बेचूंगा क्या? मैं नहीं बेचता, वो मैं कंज्यूम करता हूँ बेटा, तो वो आता है, जाएगा नहीं। अगर वो बेचता हो तो मतलब उसमें डील करता हो, देन दैट विल बी गुड्स, वो फिर गुड्स हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने नीचे लिखा, ऊपर में लिखा नहीं। अब मैं आता हूं, मैंने देखा सर ठीक है कि मेरे पास कैश आ सकती है, प्रॉपर्टी आ सकती है, गुड्स आ सकता है, कोई सर्विसेज हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं, या कंज्यूमेबल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब ना यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इसको एक सेकेंड रुको, गुड्स, सर्विसेज, बेनिफिट्स और कंज्यूमेबल। ओके, अब सही है, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट होता है, अब उस पे आता हूं, जो मेन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो होता है, अब हमको आदत रहती है सर ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट जो आप करते हो पर्सनल, रियल और नॉमिनल में, कॉमर्स वालों को पता होगा, मैं बोलता हूं, लेकिन साइंस वाले घबराना नहीं बेटा आप लोग। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल में हम ये जो ट्रांजेक्शन कर रहे, आना जाना जो हो रहा है, व्हाट डू मीन बाय अकाउंट? एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर लेके आना, उसको अकाउंट्स कहते हैं बेटा। अब ये जो मैंने कहा सर ये प्रॉपर्टी में मशीनरी है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टी। अब मैंने कहा कि जो सर्विसेज, जो बेनिफिट्स है बेटा, जो बहुत सारे मिलते, हमने टेलीफोन का कनेक्शन लिए, हमारे पास हमको कोई प्रॉपर्टी यूज करते, रेंटल पे कर रहे हैं हम, बहुत सारे हम लोग चीज हो सकती है कि हमको कोई बेनिफिट्स मिल रहा है, सेल एम्प्लॉय काम कर रहा है हमारे लिए, ऑल दैट बेनिफिट्स, तो ये बहुत सारे हो सकते। तो ऐसे जो ये अकाउंट बनते, एक नेचर की इंफॉर्मेशन को एक जगह पर लेकर आना, उसको हम अकाउंट कहते। लेकिन ये अकाउंट कोई बड़ी कंपनी रहे तो हजारों अकाउंट हो सकते हैं बेटा, हजारों अकाउंट हो सकते। तो हम इन हजारों अकाउंट्स को, इन बहुत सारे अकाउंट्स को मेनली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते। मेनली कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करते बेटा? 3 कैटेगरी में हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं। कौन सी 3 कैटेगरी बेटा? वो 3 कैटेगरी है पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। क्या कहते हैं उसको? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जो ये ढेर सारे अकाउंट है बेटा, जो ऊपर जो आपको अकाउंट दिख रहे, मेनली इसको हम कैटेगराइज करते 3 में, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब क्या होता है, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, होता क्या है कि ये हम जो अकाउंट पर्सनल, रियल और नॉमिनल में क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स को, वो सिर्फ एक तरीका होता है जो हमको मदद करता है जर्नल एंट्री, रिकॉर्डिंग वाली स्टेज याद है ना, वो रिकॉर्डिंग वाली स्टेज में लिखने में मदद करता है। कोई आइटम को डेबिट करते, किसी को क्रेडिट करते, अभी वो सीखोगे आप कब डेबिट करते कब क्रेडिट करते हो, आगे की बात है। तो कभी कोई आइटम को डेबिट करते हो, किसी को क्रेडिट करते हो, तो उसको डेबिट, डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं उसको। वो डबल एंट्री सिस्टम में कोई आइटम को डेबिट और एक को क्रेडिट करते, वो डेबिट क्रेडिट जो डबल एंट्री होती है उसको करने में हमको मदद करता है ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मगर मैं आपको सच कहूं, ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं इसको, पर्सनल, रियल, नॉमिनल को, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये आपको आई। आप बोलेंगे सर ये आपने कैसी बात कर दिए, हमने तो 11th 12th में पढ़े थे पर्सनल, रियल और नॉमिनल के सिवा तो कुछ होता ही नहीं, पत्ता भी नहीं हिलता पर्सनल, रियल और नॉमिनल के बिना। ऐसा नहीं है बेटा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल सिर्फ हमको मदद करता है डबल एंट्री को, सिस्टम को डबल एंट्री पास करने के लिए। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड उसमें सिर्फ मदद करता है कि किस आइटम को डेबिट करना है और किस आइटम को क्रेडिट करना, उसमें मदद करता है। लेकिन अगर यही डबल एंट्री पास करने के लिए पर्सनल, रियल, नॉमिनल का एक रूट है, और अगर कोई और रास्ता हो, डेस्टिनेशन एक है, रास्ते 2 है। डेस्टिनेशन क्या है हमारा, पहुंचना क्या है कि डबल एंट्री पास करना चाहिए, वो हमको आना चाहिए। अब वो डबल एंट्री आप पर्सनल, रियल, नॉमिनल के थ्रू पास करो तो भी चलेगा। ये डबल एंट्री को पास करने का एक और तरीका है, उस तरीके के बारे में आगे बात करेंगे। तो सर क्या दोनों तरीके आना चाहिए? हाँ, दोनों तरीके आपको आना जरूर चाहिए,
लेकिन कोई कानून, क्या एंट्री पास कर रहे हो, जब आपने कोई एंट्री पास की, जब आपने डबल एंट्री फॉलो करे, तो आपने डेबिट क्रेडिट सही करे कि नहीं, वो जरूरी है। अब आपने पर्सनल रियल नॉमिनल से सोच के उसको करे कि आपने कोई और तरीका है उसको सोच के करे, कौन सी अप्रोच से करे, मगर आपको पहुंचना तो डबल एंट्री पे। आपको ऐसा रूल नहीं होता कि पर्सनल रियल नॉमिनल से ही करो, कोई रूल नहीं है ऐसा। एग्जामिनेशन में आ सकता है तो हम पढ़ रहे, और आपको आना भी चाहिए पर्सनल रियल नॉमिनल का। ऑब्वियसली आपने 11-12 बोल के सर तो बेसिक था, इसके में हिलता नहीं था कुछ भी, तो एकदम स्ट्रिक्ट, बिल्कुल। अरे भाई उसके एक जरिया है आपको डबल एंट्री पास करने का, और एक कोई रास्ता हो तो वो रास्ते जो, एंड मेरी बिलीव मी, जब आप आगे थोड़ी हम स्टडी में आगे बढ़ते जाओगे, आप देखोगे ये जो ढेर सारे अकाउंट होते वो पर्सनल रियल और नॉमिनल में कभी कभी फिट नहीं बैठता है, कभी कभी फिट नहीं बैठता, तो टेंशन नहीं लेना फिट नहीं बैठता। कुछ कुछ एडवांस चीजों में आप देखोगे कि कुछ आइटम ऐसे तो जो पर्सनल रियल नॉमिनल की कैटेगरी में फिट नहीं बैठते। अब वो फिट नहीं बैठते तो कैसे करना है कि एंट्री पास नहीं करना, एंट्री तो पास करना, एक और तरीका एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस के थ्रू, इंक्रीज डिक्रीज के थ्रू से करते बेटा, तो वहां पे हर चीज फिट होती है। अब अच्छे से समझना मैं क्या कह रहा हूं। तो होता है क्या है कि हमको लगता है सर पर्सनल रियल नॉमिनल से करो, नहीं, वो एक तरीका है, आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई उसके बिना नहीं, उससे करो। अगर आपको आसानी वो एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस से भी एक तरीका होता है इंक्रीज डिक्रीज से, वो तरीका आसान लगता है तो उसके तरीके जाओ। बल्कि कोई कभी कभी आगे एडवांस में होगा कि कोई ये पर्सनल रियल नॉमिनल में फिट नहीं बैठ रहा तो दिक्कत जाती है, आप वो तरीके से सोच के देखो, आपको डबल एंट्री आ जाएंगी। तो तरीका होना, एंड बिलीव मी आना दोनों चाहिए, लेकिन बिलीव मी ज्यादा अच्छे से जो दूसरा तरीका रहेगा वो आना चाहिए। जब मैं सीए इंटर में पढ़ा, तो जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ बताता हूं, मैं सीए फाइनल में था, सीए इंटर में था, तो जब मैं पढ़ता था बिलीव मी मैं पर्सनल रियल नॉमिनल से नहीं पढ़ता था, मेरे को डबल एंट्री आना चाहिए। पर्सनल रियल आती दोनों, लेकिन पर्सनल रियल नॉमिनल से ज्यादा अच्छे से स्मूथली वो एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस इंक्रीज डिक्रीज का जो तरीका उससे हो जाती है, और एडवांस एंट्री भी उससे आसानी से हो जाती, तो उससे फटाक से होता था बेटा, तो वो ज्यादा बेहतर तरीका। और आप एक और चीज बता दो, जो कॉमर्स के स्टूडेंट आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए 11-12 में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है हमारा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बेटा, तो जब आप सीए बन जाओगे बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लेस पे आपको रखा जाता है कोई ऑर्गेनाइजेशन में, और जब वो ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हो तो आपको बोलता है कि सर मेरे को बताओ एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सपोज रिपोर्ट कर रहे हो, एसेट कितनी है, लायबिलिटी कितनी, इनकम कितनी, एक्सपेंस कितने, ये बताया जाता है। तो वो तरीका है, आप वो नहीं पूछता बताओ पर्सनल कितना, रियल कितना। आज तक जिंदगी में मैंने रियल लाइफ में अपने मतलब ऑफिस में बैठ के कभी पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं किया, कभी नहीं किया। बोलते एसेट कितनी, लायबिलिटी कितनी, इनकम एक्सपेंस बताओ, वो तरीके से सोचते हैं। तो तरीके दो है, मगर ऐसा नहीं हो जाना कि एक कोई पकड़ लिया अपन ने पर्सनल रियल नॉमिनल, नहीं इसके बिना नहीं होता। अरे वो डबल एंट्री पास करने में सिर्फ मदद करता है, उससे ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर आपने कैसी बात कर दी है, 11-12 में तो हमको आदत थी कि पर्सनल रियल नॉमिनल बोले तो क्या चीज है, ठीक है, एक तरीका है बस डबल एंट्री पास करें। तो अपन उस पर भी डिस्कशन कर रहे हैं, आगे चलेंगे, इससे करेंगे, दूसरे तरीके से भी करेंगे, फिर जो इस आपको लगा कंफर्टेबल है वो तरीके से करते जाएंगे हम आगे। ओके चलिए, अब मैंने देखा कि हमारे पास कोई चीज आ रही हो, कैश हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, गुड्स हो सकती है, सर्विस बेनिफिट्स हो सकते हैं, कंज्यूमेबल हो सकते हैं। हमारे पास से जा सकता है कैश, प्रॉपर्टी, फिर गुड्स, सर्विस और बेनिफिट्स। ये होता है हमारा ट्रांजैक्शन, और इसमें बहुत से अकाउंट्स बनते हैं, और अकाउंट को 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करें, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब हुआ क्या बेटा, अगर आप यहां पे अच्छे से देखोगे, ध्यान से समझते जाएंगे बेटा, ये जो आपने देखे यहां पे, ये चीजें जो देख रहे हो आप यहां पे, ये होती है आपकी एसेट, दिख रही ना एसेट, ये क्या है बेटा, ये हमारी एसेट होती है। तो एसेट कोई कैश भी हो सकती, कैश होती है और प्रॉपर्टी होती है, ये और एसेट भी होती है, मैं बताता हूं, बच्चों को पता, ध्यान में नहीं देते हो, ध्यान से सुना। और देखो इंटेंशन ये नहीं है कि एकदम फटाफट फटाफट भगा दी, और कुछ अच्छे से समझना, ये आपको जिंदगी भर ही छोटी छोटी चीजें काम आएंगी, पास तो होंगे बहुत अच्छे मार्क्स से, और उसके अलावा आगे की लाइफ में भी बहुत काम आएगा। सीए इंटरमीडिएट बहुत आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब मैंने कहा कि एसेट कैश भी हो सकती है बेटा, या कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी आप किसी से कोई चीज आपने क्रेडिट में, उधारी में किसी को बेचे, सेल किए, तो ऊपर वाले आइटम में देखो, या यहां पे देखो, आपने किसी को उधारी में बेचे, ये जो गुड्स है ना, ये जो गुड्स हुआ बेटा आपका, आपने इसको, ये क्या है, ये गुड्स आपके पास से गया मतलब ये सेल है, ये आपके पास गुड्स आया मतलब आपने परचेस किया बेटा, परचेस किया। तो भाई यहां पे जब मेरे पास से गुड्स गए, सॉरी, जब यहां से गुड्स गया मेरे पास, तो ये सेल हुआ है बेटा मेरा।
अब ये जो सेल हुआ यहाँ पे तो हो सकता है कि कैश सेल हुआ, बेचे, इसको हमने गुड्स दिए और ये इमीडिएटली हमारे पास से कैश आ गया, ये हो सकता है। लेकिन हो सकता है गुड्स बेचे लेकिन उसने इमीडिएटली नहीं दिया, मतलब इमीडिएटली पैसा नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, अगर इमीडिएटली उसने पैसा नहीं दिया तो हमको उससे पैसा लेना है, राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव, उससे पैसा अगर लेना है तो ये एसेट क्रिएट होती है। हमने उसको बेचे उधारी में, बेचे उधारी में, पैसा नहीं आया मतलब उससे पैसा लेना है तो उसको हम एसेट कहते हैं, राइट टू रिसीव। अब सब ये भी हो सकता है कि आपने उधारी में खरीदे, अभी ये जो गुड्स यहां पे खरीदे ये आपने उधारी में खरीदे, तो अपने को उसको पैसा देना है, पैसा देना है तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा, लायबिलिटी। तो अगर पैसा लेना है तो एसेट और पैसा देना तो लायबिलिटी। एसेट क्या हुआ, राइट टू रिसीव, लायबिलिटी लायबल टू पे। तो यहां पर आप लायबल टू पे, और याद रखना भाई साहब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना हमेशा, एंटिटी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ज्यादा बेहतर वर्ड है कि एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू, अपन अभी ये एंटिटी है इसके नजरिए से सब सोचना था, जिसके लिए अपन क्या कर रहे बेटा, अकाउंटिंग कर रहे, तो उसके नजरिए से हमको ये सोचना है, ये एंटिटी है बेटा, इसके नजरिए से हमको सोचना है। तो आप उसके नजरिए से सोचो, तो अगर आपने उधारी में बेचे तो हमको लेना है तो राइट टू रिसीव हो गया, और अगर हमने उधारी में खरीदे तो हमको पे, तो लायबल टू पे, तो ये हो गया बेटा आपका राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव, ठीक है, चलिए राइट टू रिसीव हो गया वो, और ये लायबल टू पे हो गया। तो हमने देखे सर यहां पे एक हो गया, ठीक है। अब यहां पे आपने, यहां पे जो मैंने लिखा हूं बेटा, ये लिखा हूं मैंने ये एक्सपेंसेस। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, हमको किसी ने गुड्स दिया, हमको किसी ने सर्विसेज बेनिफिट दिया, कंज्यूमेबल दिया, तो हमारे लिए खर्चा है कि नहीं, हमको दिया तो हमको भी तो कुछ चुकाना पड़ेगा ना। हमको किसी ने सर्विसेज दिया, हमको किसी ने गुड्स दिया, हमको कोई चीज मिली है तो वो हमारे लिए खर्चा हो गया। क्यों, कोई चीज मिली मतलब इसके गुड्स, सर्विसेज, बेनिफिट और कंज्यूमेबल ये मिला बेटा, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंसेस हो गया। तो ये हमारे लिए हो गया एक्सपेंसेस। क्या हो गया बच्चों, ये एक्सपेंसेस हो गया। ओके, तो ये हमारे लिए हो गया बेटा एक्सपेंसेस। ओके, अब हमने भी तो किसी को बेनिफिट दिए बेटा, हमने भी तो किसी को बेनिफिट दिए ना। ऊपर देखो, ऊपर ये एरो यहां जा रहा है बेटा, ये एरो यहां पे जा रहा है, तो हमने भी किसी को बेनिफिट, सर्विसेज दिए, गुड्स दिए, आपने दिए तो भैया वो आपके लिए क्या हो गए, इनकम हो गई। आपने सर्विस प्रोवाइड करे, आपने गुड्स बेचे, तो ये हो गई आपके लिए बेटा इनकम। ये वाला जो हिस्सा हो गया ऊपर का, ये हो गया हमारे लिए इनकम। अब देखो मैंने यहां पे चार चीजें लिखा हूं बेटा, है ना, चार चीजें यहां पे लिख दिया। कौन सी चार चीजें सर ने लिखी बेटा, यहां पे एक लिखा हूं एसेट, एक लिखा हूं लायबिलिटी, एक लिखा हूं एक्सपेंस और एक लिखा हूं इनकम। चार चीजें लिखे, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी लिख दिया। किसी को पैसा देना है, लायबिलिटी। अच्छा एक और चीज, किसी किसी को क्या लगता है कि एसेट का मतलब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा और इसको ध्यान से सुनेंगे, किसी किसी को लगता है कि एसेट बस यही होती है, कैश जो है और जो प्रॉपर्टी है वही एसेट है। नहीं बेटा, किसी से पैसा लेना है, राइट टू रिसीव, वो भी एसेट होती है। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो बैलेंस शीट के एसेट साइड को इमेजिन करो, आपको वहां पे कैश भी दिखती थी, प्रॉपर्टी भी दिखती थी और डेटर्स नाम की भी कोई चीज दिखती थी। किसी को आपने एडवांस दिए, लोन दिए, तो उससे पैसा लेना है बेटा। तो होता क्या है आपका यहाँ पे कि आपकी एसेट जो है सॉरी, जो एसेट है बेटा वो आपका ये कैश भी हो सकती है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और राइट टू रिसीव भी एसेट होती है, राइट टू रिसीव भी एसेट होती है, ठीक है। अब लायबिलिटी मतलब हमें किसी को पे करना है, हमको किसी ने यहाँ पे चीज मिली तो हमारे लिए खर्चा, हमने किसी को दिए ये चीजें, सर्विसेज प्रोवाइड करे, गुड्स बेचे, तो हमारे लिए क्या है, इनकम। अब आप बोलेंगे सर आपने नहीं ऊपर में नहीं लिखे एक चीज, ये ऊपर ही खाली छोड़ दी। बेसिकली बेटा ये एक्चुअल में हमारे पास कोई चीज जनरेट नहीं करता। ऊपर क्या हुआ, जैसे हमारे पास कैश और प्रॉपर्टी आई तो कैश और प्रॉपर्टी जा सकती है, तो कोई चीज वो जनरेट नहीं करता। बेसिकली वो हमारी, ये माइनस का साइन है, बेसिकली वो हमारी एसेट को कम कर देता है बेटा, बेसिकली हमारी एसेट को क्या करता है, कम कर देता है। तो इसीलिए वहां पे वो, उसको मैंने माइनस एसेट के नाम से लिख दिया। अब इतनी ये चीजें बेटा, अब ये जो ढेर सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, हजारों जो ट्रांजेक्शन होते, हजारों ट्रांजेक्शन होते, फिर अकाउंट्स बनते खूब सारे। इन अकाउंट्स को तीन कैटेगरी में बांटते, जैसे मैंने आपसे कहा पर्सनल, रियल और नॉमिनल।
अब अच्छे से समझना, और ये चीज आपको लिखना है बेटा, ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी, इसको आपको लिखना रहता है, ठीक है। नोट्स में अलग तरीके से थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ, ये सब मैं यहाँ पे जो बनाता है एरो, ये सब देखे बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीजें। अब नजरिया अपना सोच देखो अभी कैसे करें, इसी पे अपने को बहुत समय देना और अच्छे से बारीकी चीजें एक चीजें को इन चीजों को समझना है। इसको मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटना है बेटा। अब 3 कैटेगरी में मैं कैसे बांटू, मैं कोई एक कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरा 3 कैटेगरी में मैं इसको बांट देता हूँ बेटा। एक जो ये आपका यहाँ पे आप देख रहे हो ना, कैश और प्रॉपर्टी जो होती है वो बेसिकली डील करता है रियल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल अकाउंट कहते हैं इसको। तो कौन सा अकाउंट कहते हैं इसको, रियल। तो ये जो ऊपर में ये रियल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है, ठीक है। कैश और प्रॉपर्टी कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट रहेगा, याद रखेंगे ये चीज, ठीक है। अब उसके बाद बेटा आपका जाता है एक्सपेंसेस जो रहते, एक्सपेंसेस जो रहते इसको हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट कहते हैं बेटा, नॉमिनल अकाउंट। अब इसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट, और इनकम को भी जो कहते हैं हम कहते हैं इसे नॉमिनल अकाउंट। ये हुआ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो एक्सपेंस और इनकम कौन से कैटेगरी में आता है, 3 है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। एक्सपेंस और इनकम किस में आता है, नॉमिनल में। रियल किस में आता है, एसेट कौन, जो कैश और प्रॉपर्टी किस में आती है, रियल अकाउंट में। अब ये जो लायबिलिटी और एसेट है बेटा, मैं कह रहा हूं पार्टी से लेना है या कोई पार्टी को देना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी से लेना है या किसी को देना है बेटा। तो ये जो होते हैं बेटा, ये आते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है ये, पर्सनल अकाउंट। राइट टू रिसीव ये कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट ये होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। तो ख्याल रखेंगे, हमने कहे कि भाई बताओ सर ये किस में आते, कैश और प्रॉपर्टी किस में आती है, रियल अकाउंट में। अच्छा, इनकम और एक्सपेंस किस में आते, नॉमिनल अकाउंट में। अच्छा, जो कोई पर्सन है ना, जिससे लेन देन है हमारी बची, लेना देना बचा हुआ है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, लेना देना बचा, जो पार्टी के साथ हमारे ट्रांजेक्शन होते और वो पार्टी से लेना देना बचा है, तो उसको कौन सा अकाउंट बोलते हैं बेटा, हम लोग पर्सनल अकाउंट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब मैं पर्सनल, रियल और नॉमिनल और एक बार एक दूसरे तरीके से भी आपको बताता हूं, उसके रूल क्या है वो बताओ। इनफैक्ट अभी जो हमको क्वेश्चन करना है आगे, वहां पे सिर्फ आपको यही देखना रहेगा कि भाई आइटम हमको दिए रहेंगे और ये बताना है कि पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। अगर कोई वो एक्सपेंसेस या कोई लॉसेस भी हुआ, यहाँ पे इनकम और गेन्स भी लिख सकते हैं। गेन वो होती है जो फ्रिक्वेंटली नहीं होती है ना, और एक्सपेंस जो इनकम जो रेगुलरली होते रहती है। एक्सपेंस और लॉस में फर्क है, जो आपका एक्सपेंस जो रेगुलरली होते रहता है आपको, दैट इज एक्सपेंसेस। लॉसेस मतलब फिर कोई नुकसान हो गया तो वो भी आपका नॉमिनल में आता है। इनकम और एक्सपेंस और सॉरी इनकम, एक्सपेंस और गेन और लॉसेस भी यहीं पे आते हैं नॉमिनल में। तो हमने देखे रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो आपने जब क्लासिफिकेशन करोगे आपने देखना है क्या एसेट है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता, एसेट लोगों को क्या लगता है, एसेट हुई तो वो रियल ही ना, एसेट हुई तो वो रियल भी हो सकती है। एसेट अगर है तो वो रियल अकाउंट भी हो सकता है, अगर वो एसेट है तो वो पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है। तो अपने ने क्या दिमाग में लोग बैठा लेते हैं, एसेट बोलते रियली ना, एसेट अगर वो कैश और प्रॉपर्टी है तो वो रियल है, अगर राइट टू रिसीव है, किसी से पैसा लेना है तो वो पर्सनल अकाउंट रहता है, किसी को पैसा देना है तो वो लायबिलिटी अकाउंट रहता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ओनर जो होता है ना, ओनर के दो अकाउंट होते हैं बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये ओनर के हमारे 2 अकाउंट होते हैं, ये ओनर के 2 अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट और एक और उसके नाम का अकाउंट है, उसको कहते हैं हम ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो ओनर के 2 अकाउंट है, कैपिटल और 2 ड्रॉइंग्स। व्हाट इज कैपिटल, जो ओनर बिजनेस में पैसा लाता है, तो ये ओनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसमें, उसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, ये ओनर है। ओनर बिजनेस में से जो पैसा लेके जाता है, ऑब्वियसली उसको डेली अपने मंथली एक्सपेंसेस बेयर करने के लिए बिजनेस में से कुछ विड्रॉ करता है, उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो सर ये दोनों ही ओनर के अकाउंट है। तो ओनर कौन है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचो तो ओनर ने बिजनेस में पैसा लगा, अपने को एंटिटी बिजनेस है अपना, तो बिजनेस में ओनर ने पैसे लगाए, तो आप ओनर के नजरिए, बिजनेस के नजरिए से सोचे, हमको वो पैसा ओनर को वापस करना है, लायबल टू पे। इसीलिए कैपिटल लायबिलिटी साइड में आप बैलेंस शीट में देखे होंगे आप, वी आर लायबल टू पे।
तो हमारे लिए क्या हुआ, लायबल टू पे, किसी को देना है, तो बिजनेस को देना है, किसको देना है, मैं बिजनेस हूं, मुझे देना है ओनर को, उसने जिसने बिजनेस में पैसा लगाया। तो वो ओनर कौन हो गया, कोई पर्सन, आई एम लायबल टू पे, कोई वो पार्टी है, कोई वो ओन पर्सन है, तो आई एम लायबल टू पे, तो वो कैपिटल अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट होता है। अच्छा, ड्रॉइंग्स क्या होता है, जो अपने वो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस में से कोई चीज लेके जाता है, जब वो लेके जाता है बेटा, तो मेरे को उससे लेना है, मैं बिजनेस हूं, मुझे उससे लेना है, आई हैव राइट टू रिसीव, तो वो एक पार्टी है, वो एक पर्सन है, तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो कैपिटल भी पर्सनल अकाउंट है, ड्रॉइंग्स भी पर्सनल अकाउंट है। अब एक और चीज मैं यहीं के यहीं बता देता हूं आपको कि दोनों ये पर्सनल अकाउंट है बेटा। जब ये दोनों पर्सनल अकाउंट है बेटा, तो हम लोगों को ये लगता है ये है तो आप दोनों ओनर के अकाउंट है, तो ओनर के जब दोनों अकाउंट है तो इसको दो अकाउंट क्यों बनाते, एक ही इंसान के दो अकाउंट बना रहे, ये क्या बात हुई। अब थोड़ा सा इसका लॉजिक समझो, क्यों एक ही इंसान के दो अकाउंट बना रहा हूं। इंसान एक ही ओनर, लेकिन कैपिटल अकाउंट भी उसी का, ड्रॉइंग कैपिटल वो जो बिजनेस में पैसा लगाया, ड्रॉइंग जो बिजनेस में पैसा लेके जा रहा है वो पर्सनल यूज के लिए। तो ऐसा क्यों, इसीलिए बेटा कि हमारा अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि हमको इंफॉर्मेशन मिले। अब इंफॉर्मेशन मिले, आप थोड़ा लॉजिकली समझो। अब क्या होगा कि मैं ये जानना चाहूंगा सर, अगर एक ही अकाउंट बनाओ कैपिटल, उसी में जितना पैसा लगाया उसी में से विड्रॉ कर लिया, उसी में एडजस्ट कर लिया, तो आखिरी में जो बैलेंस बचेगा बेटा, जो बैलेंस बच जाएगा, मगर मैं बोलूंगा मेरे को इसमें से बताओ कि पर्सनल यूज के लिए कितना लेकर गया। ओनर चाहता है मेरे नाम पे एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, सीए फॉर्म रजिस्टर्ड है, जुबैर खान एंड कंपनी, उस फॉर्म में से मैं पैसा विड्रॉ करता हूं, कंसल्टेंसी है, वो कंसल्टेंसी फॉर्म है, ऑडिट फॉर्म है, तो उसमें से मैं पैसा विड्रॉ करता हूं बेटा पर्सनल यूज के लिए मेरे। तो मैं ये पूछता हूं मेरे अकाउंटेंट से, यार बताओ मेरे को पूरे साल में मैंने कितना विड्रॉ किया। अब कितना विड्रॉ किया, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सपोज 20 लाख रुपए विड्रॉ किया, एग्जांपल दे रहा हूं, तो 20 लाख मेरे को जानना चाहता हूं कितना विड्रॉ। अगर वो कैपिटल अकाउंट में पहले लिख दोगे विड्रॉ, तो उसका फिर मेरे को ढूंढने में दिक्कत जाएगी कितना विड्रॉ किया। तो इन्फॉर्मेशन मेरे को प्रॉपर कहां मिलती है कि भाई ड्राइंग्स में मैंने, ड्राइंग्स है, भले ड्राइंग्स अकाउंट को बाद में कैपिटल में एडजस्ट कर दो, तो आप जब फाइनल अकाउंट अगर आपने कभी बनाया तो ड्राइंग्स को आप कैपिटल में से माइनस करते थे, लेकिन ड्राइंग्स अलग रखते थे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस कर देते, लेकिन ड्राइंग्स एक अलग अकाउंट है। क्यों, क्योंकि हमको ये पता चलता है कि अच्छा किसने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर, इन्फॉर्मेशन, तो वो एक ऑब्जेक्ट है हमारा, इसीलिए कैपिटल और ड्राइंग्स अलग अलग बनाते हैं। और दोनों ही अकाउंट किसके, ओनर के, ओनर एक कौन है, पर्सन, इसीलिए कैपिटल और ड्राइंग्स अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो आगे जो हमको अभी क्वेश्चन करना है बेटा, हमको क्लासिफाई करना है सिर्फ कि पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। और मैं आपको कह रहा हूं पर्सनल, रियल और नॉमिनल कोई ऐसा नहीं कि उसके बिना जिंदगी नहीं चलती। लोगों ने बना गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं उसको बड़े शान से, तो उसके बिना भी एंट्री पास होती है, मगर ये भी एक तरीका है, तो उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है बेटा, एक और चीज मैं कह दूं, अभी मैं पर्सनल रियल नॉमिनल पे और थोड़ा हमको बात करना है। अभी कितना समय, ओके ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे बेटा, गुड्स अकाउंट के बारे में थोड़ा सा अच्छे से सुन लेना। गुड्स अकाउंट को मैंने यहां पर लिखा हूं, ठीक है, उसको मैंने कहा एक्सपेंसेस और नॉमिनल का, और यहाँ पे भी गुड्स अकाउंट को सेल हो रहा है वो, उसको भी मैंने यहाँ पे इनकम है नॉमिनल का। आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखोगे तो वो गुड्स अकाउंट को, और बहुत लोग गुड्स अकाउंट को कहते हैं रियल अकाउंट, रियल अकाउंट। अब मेरी बात थोड़ा सा दिमाग खोल के सुन लेना, प्रैक्टिकल लाइफ क्या होती है, जिंदगी में हकीकत क्या होती है, उस चीज को समझो बेटा। अब गुड्स अकाउंट को बहुत से लोग कहते हैं कि सर एक रियल अकाउंट है। पहली चीज तो बता दो, जिंदगी में जब ये रियल लाइफ, जो एक्चुअल रियल लाइफ होती है ना, गुड्स अकाउंट बनता ही नहीं कहीं रियल लाइफ। वो थ्योरी में दिया है गुड्स अकाउंट कभी नहीं बनता। आपने कभी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा, आपको गुड्स अकाउंट नाम से अकाउंट नहीं दिखता। गुड्स, अच्छे से लॉजिक समझना, जो गुड्स अकाउंट होता है बेसिकली आप कोई चीज खरीद के लाते हो और वो गुड्स अकाउंट के बहुत से टुकड़े हो जाते। कैसे टुकड़े हो जाते, सर आपने खरीद के लाए तो आप उसको परचेज बोलते, वो गुड्स कुछ परचेज, अब उसमें से जो बच गया उसको स्टॉक कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो एक गुड्स अकाउंट के टुकड़े हो जा रहे, कुछ परचेज बोलते हो, कभी सेल्स वाले फॉर्म में रहता है, कभी उसको आपने जो बच गया उसको स्टॉक बोलते हो। ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए किया तो गुड्स यूज हो गया, आप कभी एडवर्टीजमेंट के लिए बांट देते हो, सैंपल के लिए जो गुड्स खरीद के लाए, आप जाते हो कोई मॉल में खरीदते सर टेस्ट करके देखो 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 कैसा लग रहा है आपको, तो सैंपल के लिए बांट देते हो आप उसको, है ना, कभी चैरिटी में गुड्स बांट देते हो, तो ये गुड्स अकाउंट के टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गुड्स अकाउंट जो बच जाता है वो स्टॉक सिर्फ होता है आपका रियल अकाउंट। वो स्टॉक जो अनसोल्ड स्टॉक होता है ना, उसको बोलते हैं।
अदरवाइज तो गुड्स अकाउंट के टुकड़े हो जाते, परचेज बोल रहे थे तो मैंने वहां पे गुड्स के नीचे इंटेंशनली परचेज लिखा, तो वो परचेज आपका नॉमिनल है, ऊपर सेल्स क्या है बेटा, नॉमिनल है। तो आप ये परचेज सेल्स नॉमिनल अकाउंट बेसिकली गुड्स अकाउंट के रियल लाइफ में टुकड़े हो जाते। कभी कोई चीज खरीद के लाते हैं तो अपन गुड्स अकाउंट डेबिट कभी नहीं करते, अपन परचेज अकाउंट डेबिट करते। कभी कोई चीज बेचते तो गुड्स अकाउंट नहीं क्रेडिट करते, अपन सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते। तो परचेज और सेल वो नॉमिनल एक्सपेंस और इनकम है। तो गुड्स जो अनसोल्ड जो बच जाता है दैट इज रियल अकाउंट, स्टॉक कहते हैं उसको, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, ठीक है, वो आपका होता है रियल अकाउंट। बस इतनी चीज क्या, तो यहाँ पे गुड्स जो हुआ, तो अगर एग्जाम में वैसे मुझे नहीं लगता आ गया, लेकिन आ गया, तो गुड्स जो हो गया मैं यहां पे लिखता हूं, ये जो गुड्स हो गया ना बेटा आपका, ये गुड्स बेसिकली आप अगर एग्जाम में आया तो आपने उसको लिख लेना रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्योंकि मटेरियल में बोला रियल, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा गुड्स अकाउंट नाम का कुछ होता ही नहीं, गुड्स अकाउंट टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो मगर अपने समझ के लिए अपन ने लिख लेना कि सर ये जो रियल गुड्स है रियल अकाउंट है, लेकिन बेसिकली गुड्स ये टुकड़ों में बढ़ जाता है। किस में बढ़ जाता है बेटा, ये जो हमारा गुड्स में यहाँ पे समझने के लिए कर लेना कि सर ये गुड्स जो होता है इस तरह ही बढ़ जाता है। किस में बढ़ जाता है बेटा, पर्सनल में, सॉरी आई एम रियली सॉरी, परचेज और सेल। ये परचेज कौन सा अकाउंट है बेटा, नॉमिनल, और ये सेल कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ गया बताओ गुड्स अकाउंट नाम से क्या, तो बोल देना नॉमिनल, सॉरी गुड्स अकाउंट क्या, एग्जाम में अगर बोला तो बोल देना उसको रियल अकाउंट, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वो गुड्स नाम का रियल लाइफ में ऐसा कोई अकाउंट होता नहीं है, वो परचेज और सेल होता है, और परचेज सेल इज नॉमिनल अकाउंट। ओके, अब आगे हम बढ़ते बेटा, तो आएंगे नहीं एग्जाम में आ गया तो गुड्स को रियल लिखना, लेकिन हम सही तरीका ही कि उसको परचेज और सेल में बढ़ता, तो परचेज और सेल नॉमिनल अकाउंट होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसके कुछ रूल ये हमने देखे बेटा, अब मैं यहीं पे आपको बता देता इसके बारे में, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं उसको 3 कैटेगरी में बांट रहा हूं। एक कहा मैंने कि एक है रियल अकाउंट, एक कहा मैंने नॉमिनल अकाउंट, और एक कहा आपसे बेटा पर्सनल अकाउंट। 3 इसमें बांट रहा हूं, ठीक है। अभी मैं इसके रूल भी बता देता हूं आपको बेटा, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग जो आप बड़े शान से बोलते हैं वो बता देता हूं आपको मैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन मैंने आपको बताया कि इसमें कौन कौन सी चीजें आपकी आती है बेटा, कौन कौन सी चीजें इसमें आती है, ठीक है। रियल अकाउंट में क्या क्या आता है। एक कहा कि इसमें आएगा आपका कैश, ठीक है। दूसरी चीज मैंने कहा आपको टेंजिबल आइटम, टेंजिबल फिग प्रॉपर्टी जो बोलते हैं ना वो, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, मशीनरी, ओके, फर्नीचर, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ओके। इसमें कुछ इंटेंजिबल आइटम भी आते हैं बेटा हमारे, इंटेंजिबल एसेट तो है लेकिन वो फिजिकली उसका कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं रहता। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था ट्रेडमार्क, ठीक है। टेंजिबल जो अनसोल्ड स्टॉक रहता है वो भी एक आपका आता है, अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया ट्रेडमार्क लिखा, उसके बाद पेटेंट, गुडविल, ऑल दीज आर रियल अकाउंट, ऑल दीज आर रियल अकाउंट, ठीक है। अब नॉमिनल में मैंने आपको क्या कहा बेटा, नॉमिनल में चलो ठीक है, इसके पहले ना मैंने रियल अकाउंट के बारे में भी कहा, अभी मैं यहां पर आपको ये भी बता देता हूं, ठीक है। ये नॉमिनल के बारे में बात करते हैं, फिर पर्सनल के बारे में। नॉमिनल के बारे में मैं आखिरी में बात करता हूं, पहले पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट में मैंने कहा कि कोई पार्टी होती है। अब मेरे को बता पार्टी का मतलब क्या, कोई पार्टी होती है इसका मतलब क्या होता है। पार्टी का मतलब बेटा क्या वो आपकी और मेरी तरह नेचुरल ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए क्या, वो आपकी और मेरी तरह कोई पार्टी जिसके साथ मेरा ट्रांजैक्शन हो रहा है वो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। राम, श्याम, अमित, सौरभ, सुमित, निखिल, है ना, जुबैर, प्रवीण सर, सूरज सर, ओके। तो वो एक पार्टी एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। तो यहां पे जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहे वो पर्सन जो एक नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। अमित, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, सुमित,
दिख रहा है, अमित और सुमित, एग्जाम्पल लिखा हुआ। अब मेरे को एक बात बताओ, हमारे इस कॉमर्स की दुनिया में पर्सन का मतलब सिर्फ कोई नेचुरल पर्सन ही हो ऐसा जरूरी नहीं। एक बिजनेस को भी एक आप पर्सन मानते हो, वो आपकी और मेरी तरह चल तो नहीं सकता, लेकिन उसकी भी एक अपनी का आइडेंटिटी है, वो भी एक एंटिटी है। तो नेचुरल पर्सन नहीं होता, उसको हम कहते हैं बेटा आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, एग्जाम्पल कोई बिजनेस का नाम मैं अगर दूं तो रिलायंस, बैंक ऑफ इंडिया, है ना, बैंक ऑफ इंडिया, कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी हम पर्सन मानते। वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो कौन सा पर्सन है बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो पर्सन में एक नेचुरल पर्सन रहा, वो भी पर्सनल अकाउंट है, एक आर्टिफिशियल पर्सन रहा, कोई ऑर्गेनाइजेशन रही, कोई कंसर्न रही, वो भी क्या हुआ हमारे लिए, पर्सनल अकाउंट में आता है। और ये भी हो सकता है बेटा एक तीसरी कैटेगरी, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव, हाँ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट इसको कह रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा होता है बेटा, हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट जो हम इसको कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई एक्सपेंसेस एग्जांपल, हाँ ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे हम एग्जांपल करेंगे और वहां पे पॉइंट का डिस्कशन होगा। एक्सपेंसेस सैलरी, सैलरी खर्च है, लेकिन सैलरी एक्सपेंस है, लेकिन आपने कोई महीने की अगर सैलरी नहीं दी है तो आपको देना है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, उस पर मैं आगे और बोलूंगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई बेटा, तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई वो सैलरी अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज लायबल टू पे टू समवन, तो उसको जैसे उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी वो रिप्रेजेंट कर रहा है सैलरी को, वो पे करना है हमको, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं, कोई खर्चा है उसको रिप्रेजेंट करे, दैट इज वी आर लायबल टू पे, वो हमको पे करना, अभी तक के पे करे नहीं। तो ये हमारे पर्सनल अकाउंट में नेचुरल भी हो सकता है सॉरी, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है। तो ये हो गए हमारे पर्सनल। अब हमारे रियल में हमने देखे कैश आती है, प्रॉपर्टी थी, टेंजिबल और वो इंटेंजिबल। व्हाट इज नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट में बेसिकली हमारे आते हैं बेटा एक्सपेंसेस और लॉस, ऐसे लिखते रखो, एक्सपेंसेस, लॉस और इनकम एंड गेन। तो पर्सनल नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस, लॉस और इनकम और गेन हमारे आते हैं। अब इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं, उसको कहते हैं टेम्पररी अकाउंट। टेम्पररी अकाउंट क्यों कहते हैं नॉमिनल अकाउंट को, टेम्पररी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट को इसीलिए कहते हैं कि वो उसी साल खत्म हो जाते। कैसे, अब सोचो इनकम और एक्सपेंस आप लिखते हो इस अकाउंट में, तो जब आप नॉमिनल अकाउंट में इनकम और एक्सपेंस लिखते हो, इसका नेट इफेक्ट क्या होगा वो सोचो बेटा। इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, इसका नेट इफेक्ट या तो फिर प्रॉफिट होगा या तो फिर क्या होगा, लॉस होगा, है ना। ये तो फिर प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। ये प्रॉफिट और लॉस ओनर को देते हैं। ओनर का अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है बेटा, कैपिटल अकाउंट। तो ये कैपिटल अकाउंट में अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई इनकम और एक्सपेंस लिख रहे हो, प्रॉफिट या लॉस होगा, वो प्रॉफिट और लॉस ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर करते, तो अकाउंट को कहते हैं कैपिटल। अब ये तो फिर ये सारे अकाउंट इसीलिए क्या हो जाते हैं बेटा, क्लोज। इसीलिए नॉमिनल अकाउंट को टेम्पररी कहते हैं, वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, उसका प्रॉफिट ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो रियल, पर्सनल और अब आप रियल अकाउंट देखोगे, वो कैश जो रखी बिजनेस में रखी, कुछ बच गई तो अगले साल उसको यूज करते। एसेट है, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, वो तो आगे यूज होती है बेटा, है ना। किसी से लेन देन बची है तो आगे लेन देन भी हमको करना रहता है, किसी से लेना है तो ऐसा नहीं साल खत्म हो गया तो अब नहीं लेंगे, किसी को पे करे अब तो साल खत्म हो गया अब नहीं पे करेंगे हम तेरे को, ऐसा नहीं होता, अगले साल लेना देना होगा वो। तो इसलिए रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते, और जो नॉमिनल रहता है टेम्पररी नेचर के होते, उसका प्रॉफिट और लॉस आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते, इसलिए उसको टेम्पररी अकाउंट कहते हैं। अब क्या होता है कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो इसको कहते हैं बेटा, ये रियल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अब इनके कुछ रूल है, आप उस चीज को ख्याल रखोगे बेटा। अब यहां पे मैं लिखता हूं बेटा, और मैं पहले ही कहता हूं ये ना कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि ऐसी करना है आपने, अरे दूसरा तरीका है वो भी बताऊंगा आपको आगे, इस सिलेबस में तो हम पढ़ रहे, तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल से करो। अगर आगे चल के आपको लगता है नहीं यार इससे बेहतर दूसरा तरीका है,
अल्टीमेटली डबल एंट्री पास होना चाहिए, दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा है, वो अच्छे से हो रहा है, उससे जाओ। कोई नहीं पूछने वाला जिंदगी में तुमको पर्सनल रियल नॉमिनल, एंट्री पास करना आना चाहिए, वो कैसे भी करो आप, ठीक है। मगर इसको भी हम पढ़ लेंगे। तो यहां पे लिखता हूं मैं अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट टू बी डेबिटेड, अमाउंट, ये एक काम करो ऐसे लिखता हूं, 2 मिनट रुक जाओ। यहां पर बेटा जो भी रियल अकाउंट का कुछ रूल है, डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, इट्स लाइक प्लस एंड माइनस बेटा। आप मैथ्स की दुनिया में प्लस एंड माइनस बोलते, हम लोग यहाँ पे उसको डेबिट क्रेडिट बोलते, ठीक है, अपन देखेंगे आगे। अब डेबिट करना है हमको, कोई प्लस और माइनस इट्स लाइक है। अब इसका एक इक्वेशन भी बनता है प्लस प्लस प्लस, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी बस आप इस पे ध्यान दो, इसके रूल्स क्या है उसको ध्यान दो। तो डेबिट और क्रेडिट है बेटा, तो जब भी यहाँ पे रियल अकाउंट कहते हैं व्हाट कम्स इन, जब भी कोई हमारे पास ऐसे ये कैश और प्रॉपर्टी आई तो हम उसको डेबिट करते। व्हाट गोज आउट, जब भी हमारे पास से वो गया, देखो मैंने बताया था ना बेटा आपको, जब वो ये आएगा, ये आएंगी कैश और प्रॉपर्टी, तो ये रियल अकाउंट, उसका रूल कहता है डेबिट करो। जब भी वो जाएगा, वो रियल अकाउंट है, उसको कहता है क्रेडिट करो। तो मैंने क्या किया बेटा, जब भी मेरे पास ये कैश और प्रॉपर्टी आएंगी, व्हाट कम्स इन, तो मैं उन्हें डेबिट करूंगा। जब भी वो जाएगा मैं उसे क्या करूंगा बेटा, क्रेडिट करूंगा। नॉमिनल अकाउंट कहता है उसी तरह बेटा, डेबिट करो और क्रेडिट करो। डेबिट किस चीज को करना रहता है सर, डेबिट करना रहता है एक्सपेंसेस को और लॉसेस को, एक्सपेंसेस को और लॉसेस को, और क्रेडिट करना रहता है इनकम हुई और अगर कोई गेन हुई तो उसको क्रेडिट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहां पे बेटा, यहां पे जब हमको सर्विसेज किसी से मिली या गुड्स मिला तो हमको ये हमारे लिए खर्चा है, खर्चा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। जब हमने किसी को सर्विसेज दी है तो ये इनकम है, तो ये इनकम को क्रेडिट करते, ये ऊपर क्रेडिट वाला आइटम है। जब ये हमारे पास से जा रहा है तो इसको क्रेडिट करते, व्हाट रियल अकाउंट है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ये इनकम है, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट, ऑल इनकम और गेन्स शुड बी क्रेडिटेड। ये आया कैश और प्रॉपर्टी, पहले तो कैश और प्रॉपर्टी रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है बेटा, तो आया व्हाट कम्स इन, आया तो क्या करते हैं डेबिट। ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस इज नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट से ऑल एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, ओके। तो ये हुआ सर। ऐसी पर्सनल अकाउंट का भी कुछ, हाँ पर्सनल अकाउंट भी कुछ कहता है। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट उसको करो जो रिसीवर है बेटा, जो रिसीवर पार्टी है उसको। क्रेडिट देखो, एंटिटी को डेबिट क्रेडिट नहीं करना है, ये रिसीवर फ्रॉम एंटिटी, गिवर टू एंटिटी, हमसे जिसने लिया और जिसने हमको दिया वो रिसीवर और गिवर है। तो अगर वो रिसीवर है मतलब हमने उसको दिया तो उसको डेबिट करो, अगर वो गिवर है तो भैया उसने हमको दिया तो उसको क्या करते अपन, क्रेडिट करते, ओके। तो रिसीवर फ्रॉम एंटिटी, गिवर टू एंटिटी, ठीक है, ये चीज ख्याल रखना। अब मैंने देखा कि पर्सनल रियल नॉमिनल इनके रूल है डेबिट क्रेडिट के, इसको अपन करेंगे प्रैक्टिस आगे क्वेश्चन में। तो हमने देखो इतनी देर इसी पे डिस्कशन हुआ सिर्फ हमारा। अब मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं उसमें सिर्फ अपने को क्लासिफाई करना है कि ये पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। अभी डेबिट क्रेडिट पे मैं आ ही नहीं रहा हूं, अभी हाथों हाथ मैंने आपको वो इस साथ साथ में ये भी बता दिया कि इसके रूल क्या डेबिट और क्रेडिट के, वो अपन आगे चल के होगा। तो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी आपको ऊपर चढ़ा रहा हूं और संभल के चढ़ना। जब आप पक्के हो जाओगे ना इसमें बेस में, फिर देखो आगे कैसा मजा आएगा। यूं खेलोगे अकाउंट्स के साथ, यूं बहुत आसानी से करूंगा। अरे बोलेंगे ये है, विथ लॉजिक बोलेंगे ये ऐसा इसलिए ऐसा होता है, उसको बोलते प्रोफेशनल। रट्टा मार के बोलोगे ज्यादा दिन नहीं चल पाती वो गाड़ी, ठीक है। अब मैं आता हूं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके नोट्स में, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब सुनो, आपके पास नोट्स है ऑलरेडी, आप चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो चीजों को। पर्सनल रियल, यहां पे बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रियल, पर्सनल और नॉमिनल, कौन सा अकाउंट है वो पूछा। आप यहां पर भी लिख सकते हो पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ठीक है। अब मैंने उसको इस तरीके से बना रखा, मगर आप अपने बुक में लिखते समय बर्बाद नहीं करना उसको। पर्सनल, रियल, नॉमिनल हमको सिर्फ बताना है कौन सा अकाउंट है वो, ठीक है। अब एक एक करके आप बताएं। कैपिटल अकाउंट, अभी देखो कैपिटल अकाउंट आपको बताया किसका है, वो कोई पर्सन का है, ठीक है। कौन है वो पर्सन, ओनर का है, ओनर का अकाउंट है, तो वो कोई पर्सन है, तो वो कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट। आप समय बर्बाद नहीं करना इसमें, ये समय बर्बाद नहीं करना मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि आप उसको
लिख लो, आपके नोट्स उसमें भी लिख सकते हो, आप ABCD पॉइंट दे दो और उसमें पर्सनल अकाउंट लिखते जाओ, जो भी अकाउंट का नीचे ध्यान से लिखना। ये आप बुक के सामने जैसे कैपिटल आपका लिखा है, इसके सामने लिख दो पर्सनल, ऐसे लिख दो बस, ठीक है। अब उसके बाद है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स किसका अकाउंट होता है बेटा? ओनर का अकाउंट होता है। ओनर का अकाउंट होता है, ओनर कौन है? पर्सन, तो किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अब ना आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला, और कुछ भी बताता हूं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि सर एक कैपिटल अकाउंट भी ओनर का, ड्रॉइंग्स भी ओनर का अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ओनर एक पर्सन है। अब क्या हुआ बेटा यहाँ पे कि सर आप बोलेंगे दो अलग अलग अकाउंट आपने क्यों बनाए? इंफॉर्मेशन जो है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या अकाउंटिंग का? इंफॉर्मेशन लेना। इंफॉर्मेशन लेना तो ड्राइंग्स में अलग से बताओ कि उसने कितना विड्रॉ किया पूरे साल में, तो आपको वो बात अलग है, बाद में ड्राइंग्स भी कैपिटल में एडजस्ट कर दो आखिर में, लेकिन ड्राइंग्स एक अलग से बताओ ताकि हमको पता रहे कि पूरे साल में उसने कितना विड्रॉ करा है। ओके, मैं एक और आपको इसका एग्जांपल देता हूं। आपने अगर फाइनल अकाउंट कभी बनाया हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी बनाया हो, तो आपने वहां पे देखे कि सर हमको एक सेल्स और सेल्स रिटर्न नाम से अकाउंट दो अलग रहते। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने मेरे अकाउंटेंट को बोला, यार बताओ, वैसे मैं कोई गुड्स बेचता नहीं, ठीक है, एग्जांपल, कोई व्यापारी, कोई बिजनेस है कपड़ों का, किसी का सपोज बिजनेस है। उसने बोला इधर आओ इधर आओ, बताओ पूरे, अपने अकाउंटेंट को बताओ बताओ पूरे साल सेल्स कितना हुआ। उसने कहा सर पूरे साल अपना जो सेल्स हुआ है ना, जो सेल्स अकाउंट को देखा और उसने बोला कि सेल्स हुआ है मेरा 50 लाख रुपए। कितने का सेल हुआ बेटा? 50 लाख रुपए। अच्छा, अब क्या हुआ? मैंने बोला 50 लाख रुपए का। अच्छा चलो ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर कोई चार्टेड अकाउंटेंट रहेगा ना, वो ऐसी बात नहीं करेगा कि बता सेल्स की। उसने बोला यार मेरे को दो अलग बताओ। क्या अलग बताओ? मैंने पूछा क्या कोई आइटम वापस हुआ क्या? बोले हाँ सर, सेल्स रिटर्न। तो क्या तुमने सेल्स अकाउंट में एडजस्ट करे क्या? बोले हाँ, इसीलिए वो ऐसा दिख रहा है। मैंने बोला ये बताओ सेल्स रिटर्न कुछ हुआ क्या? बोले, उसने बोला कि सर जो हमने गुड्स बेचे थे वो वापस आ गया। कितने का वापस आ गया? उसने बोला सर 3 करोड़ रुपए का गुड्स तो वापस आ गया। 70 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 3 करोड़ का मैंने कहा गुड्स वापस आ गया। बोले हाँ। तो बेचे कितने के थे? बोले सर हमने एक्चुअल में बेचे थे 3 करोड़ 50 लाख रुपए का और उसमें से वापस आ गया हमारा 3 करोड़ का, तो ये नेट बचा। मैंने बोला भाई साहब नेट सेल बोल रहे? मैंने बोला भाई साहब ऊपर में ना सेल्स लिखा हो 3 करोड़ 50 लाख, फिर उसके नीचे सेल्स रिटर्न 3 करोड़, तो नेट सेल हो 50 लाख। अब मेरे को बताओ एज ए बिजनेसमैन आपको कौन सी फिगर ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा कौन सी फिगर आपको ज्यादा मैसेज देती है, इंफॉर्मेशन देती है? कुछ फर्क लगा? वो सिर्फ बोलता है कि सेल्स 50 लाख है तो आप बोलते 50 लाख। उसने बोला नहीं सर, सेल्स 3 करोड़ 50 लाख का हुआ था और 3 करोड़ का सेल्स रिटर्न हो गया सर। तो बोले तो अब आपको चिंता होगी। अब आप सोचेंगे यार 3.5 करोड़ का सेल किए मगर 3 करोड़ का वापस आ गया, डैमेज गुड्स होगा, क्वालिटी अच्छी नहीं होंगी, है ना, एक्सपायरी डेट का होगा, कोई भी रीजन हो उसका, वो से उतने का गुड्स वापस आ गया, तो ये तो चिंता वाली बात है। 3.5 करोड़ में से 3 करोड़ का गुड्स तो वापस आ गया, तो टेंशन होने लगी। हाँ, अभी टेंशन, इंफॉर्मेशन मिली ना। तो हमारा अकाउंटिंग का पर्पस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। जितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें उतने अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं हम लोग। तो ये बिजनेस इज ऑल अबाउट डिसीजंस। आप कैसे डिसीजंस लेते हो? तो डिसीजंस कब लोगे? जब इंफॉर्मेशन रहेंगी। इंफॉर्मेशन नहीं तो डिसीजन कैसे लेंगे? सही पे गलत डिसीजन हो जाएंगे फिर तो, ठीक है। तो इसीलिए सेल्स को अलग बनाते, सेल्स रिटर्न को अलग। उसी तरह ओनर के अकाउंट है, कैपिटल अलग और ड्रॉइंग्स अलग, इसीलिए बनाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते बेटा, बैड डेब्ट जो है, आप जब कोई चीज उधारी में बेचते हो, देखो ऐसे टर्म्स आएंगे, मैं आपको सिखाते जाऊंगा। उधारी में जब आप कोई चीज बेचते हो, अब आपको उससे पैसा लेना है, राइट टू रिसीव, उसको हम डेटर्स कहते हैं, जिसको आपने बेचे। अब क्या होता है, उसने पैसे डुबा दिया, है ना, नहीं देता, बोले भाग गया कहीं पे, गुंडे टाइप का आदमी, डॉन टाइप का आदमी, आप गए पैसे देते, तो बंदूक बंदूक रख दिया यहाँ पे उसने। भाई मैंने बोला ऐसा मत कर, पैसा मत दे, दादा आदमी तो यहाँ का, ठीक है, पहलवान है। तो मैंने बोला ठीक है एक काम कर, मत दे पैसे, तो वो बैड, पैसा डुबा दिया ना, ठीक है। तो पैसा डुबा दिया, वो क्या हो गया? लॉस। लॉस को कौन डील करता है? नॉमिनल। ये याद रखना आपने, लॉस को कौन डील करता है बेटा? यहाँ पे एक्सपेंस और लॉसेस यहाँ आते हैं, इनकम और गेन यहाँ पे आती है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, ओके।
डेटर्स मैंने कहा जिसको आपने उधारी में बेचो, एक पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, तो ये पर्सनल अकाउंट। स्टॉक, स्टॉक मतलब जो हमारे पास रखा हुआ है, अनसोल्ड, जो गुड्स आता है बेटा, जो अनसोल्ड होता है वो स्टॉक, तो स्टॉक हमारा रियल अकाउंट होता है, ठीक है, टेंजिबल है रियल अकाउंट। परचेज आपका नॉमिनल होता है, खर्चा है, सेल्स इनकम है, वो भी नॉमिनल होता है। कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, ओके। उसके बाद अब आगे गुड्स, अब गुड्स जो मैंने यहां पे लिखा बेटा, गुड्स के लिए ब्रेकअप होता है, गुड्स अकाउंट बेसिकली रियल लाइफ में ऐसा कोई गुड्स अकाउंट होता नहीं, आपको सच का होता है, ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा कोई गुड्स अकाउंट होता नहीं है बेटा, ओके। रियल लाइफ में परचेज सेल्स ऐसे ही होते हैं, उसने बोला है तो गुड्स हमारे पास कोई आया तो ये गुड्स रियल अकाउंट है, ठीक है, तो मॉड्यूल में भी उसको रियल बोलता है, मैंने वहां पे नॉमिनल बताया था क्योंकि मैंने उसको परचेज और सेल्स के नाम से बोला था, अब उसने यहाँ परचेज अलग से बोला तो नॉमिनल लिखना। गुड्स अकाउंट ब्रेकअप होता है, उसका ब्रेकअप हो जाता है बाद में, परचेज हो जाता है, फिर तो कुछ पर्सनल इसके लिए लेके गया तो गुड्स चैरिटी में कभी बांट दिए, एडवर्टीजमेंट के लिए आपने सैंपल दे दिए, उसका ब्रेकअप होता है, मगर ऐसा गुड्स अकाउंट कुछ होता नहीं, ठीक है, एनीवेज रियल लाइफ में नहीं होता, ठीक है। परचेज एक हुआ वो एक्सपेंस नॉमिनल, सेल्स क्या हुई इनकम, तो ये भी नॉमिनल, ओके। अब इंटरेस्ट है बेटा, इंटरेस्ट कब देना पड़ता है, जब आप, क्या होता है बेटा, इंटरेस्ट जो होता है कब देना पड़ता है इंटरेस्ट हमको, जब आप लोन लेते हो या लोन देते हो, तो लोन अगर आपने लिए हो, किसी से उधारी में पैसा लिए हो तो उस पर ब्याज देना है आपको, तो उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, तो ब्याज देना है, तो यहाँ पे अभी नहीं बोला इंटरेस्ट रिसीव्ड है कि इंटरेस्ट पेड है, तो अब आपको आगे बोलेगा तो अपन उसको फिर बाइफरगेट भी कर सकते हैं। अगर आपने लोन लिए तो उस पर इंटरेस्ट, बैंक से लोन लिए तो इंटरेस्ट देना है, तो वो एक्सपेंस हो गया। अगर आपने किसी को लोन दी, होता है ना, किसी को लोन देते, बहुत लोग देते, लोन देते और फिर बोलते हैं हमको इंटरेस्ट दे देना उसको, ओके। इंटरेस्ट जब आप किसी से लेते हो तो फिर वो इनकम हो गया, तो एक्सपेंस और इनकम जो भी हो, लिए हो या दिए हो, यहाँ बताया नहीं, लेकिन लिए हो या दिए जो भी हो बेटा, एक्सपेंस या इनकम हो, दोनों को कौन डील करता है, नॉमिनल अकाउंट, तो ये हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट, ओके। अब ना इसको बड़े अच्छे से समझना और बड़े ही होशियार बच्चे बनना है आपको, समझदार होशियार, है ना, जो जिनको बड़ा नॉलेज हो, ऐसे बच्चे बनना है, ऐसे रट्टे वाले नहीं बनना अपन ने, ठीक है, जो रट्टा मारते वैसा नहीं बनना। सैलरी आउटस्टैंड और अकाउंट की सबसे खूबी ये है, दूसरे सब्जेक्ट का तो मैं नहीं बोलूंगा, ये मेरा एरिया अकाउंट है, खूबी ये कि आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ता, याद करो तो बड़ा प्रेशर आता है दिमाग में, याद नहीं करना पड़ता, आपको समझना पड़ता बेटा, ठीक है, अब आपको समझना पड़ता उसको। अब जैसे नेक्स्ट आइटम दिए थे सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अब ये जो है ना ये पर्सनल अकाउंट है, जब आप बोलेंगे सर पर्सनल अकाउंट क्यों हो गया, सैलरी खर्चा है, तो सैलरी जो होता है, सैलरी आपका होता है नॉमिनल अकाउंट, लेकिन ये सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, इसका मतलब हमें अभी ये सैलरी पे करना। और एक और चीज बेटा, सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर मैं बोलूं तो पूरे अच्छे से दिमाग खोल के सुनना बेटा, अभी सैलरी आउटस्टैंडिंग अगर मैं बोलूं तो वो इट मे बी आइदर रिसीवेबल और पेबल। सर रिसीवेबल कैसी बातें कर रहे हो, अब सोचो सब, मैं सैलरी को मैं ना थोड़ा सा वर्ड चेंज, तो चलो वर्ड अब सैलरी अपन वैसे का सैलरी रहने देते, मैं बिजनेस हूं, एग्जाम्पल समझाने, आप मेरे एम्प्लॉय हो, आप मेरा जॉब करते हो, अब मैं मंथ एंड हो गया, मैंने बोला मुझे आपको सैलरी दिया नहीं, देने का है बेटा, दिया नहीं अभी तक, नहीं दे पा रहा हूं, देना है मेरे को, तो मुझे आपको देना, आउटस्टैंडिंग मुझे आपको देना है बेटा, लेकिन तो ये मेरे लिए क्या हो गया बेटा, लाइबिलिटी हो गया, लाइबल टू पे, आपको लेकिन मुझसे लेना है, तो आपको मुझसे लेना, यू हैव द राइट टू रिसीव, तो ये आपके लिए एसेट हो गई, तो एक इंसान के लिए लाइबिलिटी तो एक इंसान के लिए एसेट, ऐसा हो जाता है। लेकिन आई एम लाइबल टू पे, यू हैव द राइट टू रिसीव बेटा, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो अभी पे करी नहीं गई है, तो हमको पे करना है, किसको पे करना है, अभी रिप्रेजेंट कर रही, किसको कर रही रिप्रेजेंट, सैलरी को। सैलरी आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन ये सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब आपको किसी को देना है, कोई पार्टी को अभी देना है बेटा, तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट होता है बेटा, पर्सनल अकाउंट होता है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बोलते हैं ना, वो अकाउंट है, तो रिप्रेजेंट सैलरी को कर रहा है, लेकिन हमको किसी को पे करना है बेटा, किसी को पे हमको करना है बेटा, जब किसी को आपको पे करना है तो वो एक पार्टी है, तो कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल, ओके। अब डिस्काउंट अकाउंट बेसिकली ना कंसेशन होता है, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, वो ट्रेड और कैश डिस्काउंट, वो उसके बारे में वाला दो नहीं बात करो मैं,
एक होता है कि डिस्काउंट मिला या डिस्काउंट हमने दिए। अभी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आगे सब बताऊंगा, अभी यहाँ पे मेरी बात सुनो। तो किसी ने अगर हमको वक्त से पहले पेमेंट दे दिया तो हम उसको कंसेशन देते। उसने बोला था सर 30 तारीख को पेमेंट करूंगा, उसने 20 तारीख को ही कर दिया पेमेंट, तो हमने बोले चल यार तू जल्दी पैसे कर रहा, थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता हो, तो हमने उसको डिस्काउंट दिए, तो हमने उसको कंसेशन दिए बेटा। तो एक वो होता है हमारे लिए। या हमको किसी ने कंसेशन दिया, हमको किसी को पेमेंट देना है बेटा, तो हमको किसी को पेमेंट देना, हमने जल्दी दे दिए, तो हमने बोले देखो मैं वक्त से पहले तुमको लाके पैसे दे रहा हूं, अब थोड़ा कम करो उसमें, तो उसने हमको कंसेशन दी, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते। तो अभी डिस्काउंट दिए और डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, एक्सपेंस और इनकम। तो कौन डील करता है? वो होता है नॉमिनल अकाउंट। ओके, नॉमिनल अकाउंट। ओके, कंसेशन मिला या कंसेशन दिए बेटा, ठीक है, तो हमारा हो गया नॉमिनल। लॉस बाय फायर अकाउंट, ये तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, लॉस हुआ, आग लग गई, आग लग गई, तो क्या हो गया बेटा, हमारा नुकसान हो गया। लॉस को कौन डील करता है? नॉमिनल अकाउंट। तो ये आ जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट में। ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अभी ना कैसा होता है, इसको बारीक बारीक चीजों को समझते जाना। व्हाट इज दिस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बेटा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो चीज होता है, स्टेशनरी के तो खर्च होते हैं, जैसे मेरी जुबैर खान एंड कंपनी नाम पे सीए फर्म रजिस्टर्ड है, उसका ओनर कौन? मैं कौन। तो उसमें भाई ऑफिस वर्क है, ऑडिट होता है, कंसल्टेंसी देते, टैक्सेशन में, दूसरा बहुत सारा एरिया है वो, तो उसमें बहुत सारी फाइल प्रिंट करा के रखते हैं हम लोग। लेकिन वो हुआ हमारा प्रिंट करा था, आपने प्रिंटिंग करा है, मगर वो रिलेटेड स्टेशनरी पे पेन पेंसिल भी रखते, कभी कुछ लिखना रहता है ना, मार्क करना रहता है, हाईलाइटर रहते, स्टेशनरी भी रहता है, स्टेपलर रहता है, तो एक ही कैटेगरी में आता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक ही कैटेगरी में कर दी। तो अब ये तो हमारा एक्सपेंस हुआ बेटा, तो एक्सपेंस हुआ था, एक्सपेंस डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट, तो ये आ गया आपका। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट आइटम वो हमसे कहता है बैंक ऑफ इंडिया। अब बैंक ऑफ इंडिया जो अकाउंट है बेटा, ये देखो एक चीज अच्छे समझना, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों पैसों को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते बेटा? पैसों को रिप्रेजेंट करते। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों पैसों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पैसों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा हमने यहाँ पे, लेकिन कैश अकाउंट हमारे पास फिजिकल फॉर्म में होता है, और बैंक में हमारा खाता है, मतलब हम बैंक के थ्रू पे करते, बैंक के थ्रू पे कर रहे, तो वो कैश हमारे पास फिजिकली नहीं है। तो कैश हमारे पास जो फिजिकल रहती है कैश अकाउंट, वो रियल अकाउंट होता है, फिजिकल हमारे पास है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास बैंक में अगर कोई अकाउंट ओपन, तो बैंक के थ्रू आप पे कर रहे हो, तो बैंक एक पार्टी है, तो बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, और कैश रियल। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कैश अकाउंट जो है बैंक है, दोनों तो पैसों को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्क है बेटा, कैश हमारे पास फिजिकली, तो दैट्स अ रियल अकाउंट, और जो हमारे पास बैंक है उसके थ्रू अपन किसी को पैसा दे, तो बैंक एक पार्टी है, तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। वो कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। ओके ओके, अब यहां पे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट मतलब बैंक ऑफ इंडिया में हमारा खाता है, और बैंक ऑफ इंडिया एक पार्टी है, इसीलिए कौन सा अकाउंट है बेटा? पर्सनल अकाउंट। ओके, मिस्टर बैनर्जी, ये बैनर्जी कौन है? वो इंसान है, तो इंसान है, पर्सन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट है। ओके, एबीसी पार्टनरशिप फॉर्म अकाउंट, मैंने आपको बताया था, पर्सन जरूरी नहीं कि नेचुरल पर्सन हो, जैसे बैंक है, ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं, ये एबीसी पार्टनरशिप फॉर्म कोई ये नेचुरल पर्सन नहीं है बेटा। ये कौन सा? ये तो कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, वो आपकी और मेरी तरह बात नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, लेकिन वो क्या है? वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी भी अपनी अकाउंटिंग में एक आइडेंटिटी, उसको सेपरेट एक आदमी मानते, वो एक पर्सन मानते, वो नेचुरल पर्सन है, वो आर्टिफिशियल पर्सन। तो आप अगर यहां पे देखोगे तीनों आइटम में बेटा, ये तीनों मैंने पर्सनल अकाउंट लिखा है यहां पे, लेकिन ये नेचुरल पर्सन है मिस्टर बैनर्जी, और ये बैंक ऑफ इंडिया और एबीसी पार्टनरशिप फर्म के साथ हमारे कोई ट्रांजेक्शन हुई, तो वो एक पार्टी है, पर्सन है, वो पर्सनल अकाउंट। कौन सा पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। अकाउंट में उसकी भी एक आइडेंटिटी होती है। अब बिल्डिंग अकाउंट, ये प्रॉपर्टी हो गई बेटा, तो ये कौन सा अकाउंट हो गया बच्चों? रियल अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट को थोड़ा सा समझना बेटा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को भी रियल अकाउंट कहते हैं। अभी क्यों रियल अकाउंट कहते हैं उसको थोड़ा सा सुन लेना बेटा।
अगर आपके पास कोई एक्सेस पैसा रखा हुआ है, एक्सेस पैसा रखा हुआ है, तो उस एक्सेस पैसे को हम लोग क्या करते बेटा, उस एक्सेस पैसे को हम लोग कहीं लगा देते, कोई कंपनी के शेयर्स खरीद लेते, किसी के डिबेंचर्स खरीद लेते, किसी कंपनी, तो हमने अपने पैसे को लगा दिया कहीं पे, कहीं इन्वेस्ट कर दिया। अब जो आपने इन्वेस्ट करे, शेयर्स खरीदे कोई कंपनी के सॉरी कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे, कोई कंपनी के डिबेंचर्स हमने खरीद लिए बेटा, ओके, तो कोई कंपनी के शेयर्स खरीदे, कोई कंपनी के डिबेंचर्स आपने खरीद लिए बेटा, वो तो आपने कैश एक्सेस थी, वही कैश से आपने शेयर्स डिबेंचर कोई कंपनी के खरीद लिए। अब जब चाहो आप वो शेयर्स बेच सकते हो बेटा, तो कैश ही थी जो आप जब चाहे फिर कैश में उसको आप कन्वर्ट कर दोगे, कैश ही आपने वहां पर लगाए, इसीलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट को भी हम लोग रियल अकाउंट ही कहते हैं। ओके, तो यहां पे ये हमारा कितने इतने आपके पास ये आपकी बुक होंगी बेटा, ठीक है, ये आपके जो नोट्स है इसमें भी ऐसे ही पॉइंट है ना, हाँ ऐसे ही सारे, तो ये आपके पास जो बेटा यहाँ पे आपने देखे, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 किए, क्वेश्चन नंबर, ये आपकी बुक है जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 3 हमने अभी करे बेटा। ओके, अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4, वो भी ओके, अब आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आप चाहो तो आपके जो नोटबुक आपने खरीदे होंगे उसमें भी लिख सकते हो, ए आप ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पे कि ये अकाउंट पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, ऐसे आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप जैसे ऊपर के क्वेश्चन का तो उसका यहाँ पर भी लिख सकते थे आप यहाँ पे। ओके, अब मैं आता हूँ यहाँ पे एक एक पर, आप चाहो तो अपने इसमें भी लिख सकते हो, टाइम ना वेस्ट करते, फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। समझना इंपॉर्टेंट, अगर आपको लगता है नहीं नोटबुक में बराबर सीक्वेंस पे लिखते, वहां पे लिखो ए पॉइंट बी पॉइंट ऐसे करके लिख लो वहां, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बेटा, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अपने को क्लासीफाई इसको करना है, किसमें क्लासीफाई करना है, पर्सनल, रियल है कि नॉमिनल, उसी तरह बेटा। ओके, अब आते हैं पहला अकाउंट। अब मेरे को बताओ, अब आपको फटफट आना चाहिए, हमेशा पहले क्वेश्चन में समय लगता है और दूसरे क्वेश्चन में उतना वक्त नहीं लगता। तो कैश अकाउंट है बेटा, वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। ओके, वेजेस एक्सपेंसेस है, कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ये अब आप साथ साथ में आप भी करो, आप भी खुद पहले सोचिए, बिल्डिंग आप खुद ने पहले सोचना, फिर देखना आपने क्रॉस चेक करना कि जो मैं जो बोल रहा हूं उस वैसे आप भी बोल रहे हो कि नहीं, सही है कि नहीं। बिल्डिंग, अरे ये तो प्रॉपर्टी डील्स बाय रियल अकाउंट, तो ये रियल अकाउंट है बेटा। कैलकाटा ट्रांसवे कंपनी, कोई कंपनी है बेटा, तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आर्टिफिशियल पर्सन है मतलब ये कौन सा अकाउंट है बेटा, पर्सनल अकाउंट। ओके, ईस्ट बंगाल क्लब, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, ये कोई, तो कौन सा आर्टिफिशियल पर्सन, डील्स बाय पर्सनल अकाउंट, ठीक है। रेंट क्या होता है, खर्चा, आपको किसी ने बेनिफिट दिया, आप उसने बोला कि आप इसको यूज कर लो, इतनी जगह का आपने यूज करे बेटा, और अगर आपने यूज करे बेटा तो फिर क्या होगा, आपको वो आपने यूज करे उसको तो फिर क्या होगा, आपको उसके लिए रेंट, आप एक्सपेंस पे करते हो, आपके लिए खर्चा है, आपको बेनिफिट मिला था, ये एक्सपेंसिव। ओके, कैपिटल अकाउंट, सॉरी एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट। ओके, अब कैपिटल अकाउंट है बेटा, तो कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट किसका, ओनर का, ओनर कौन है, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, ठीक, कौन सा अकाउंट हो गया बच्चों, पर्सनल अकाउंट। ओके, उसके बाद यहां पे ड्रॉइंग्स किसका अकाउंट है बेटा, ओनर का, ओनर कौन है, पर्सन। आपको बताया कि ओनर की अकाउंट है कैपिटल और ड्रॉइंग्स, तो भी उसको अलग क्यों बनाते हैं, पर्सनल अकाउंट। इंटरेस्ट आया पिछले क्वेश्चन में भी, आपने लोन लिए तो इंटरेस्ट देंगे, किसी को लोन दिए तो इंटरेस्ट मिलेगा बेटा। ओके, तो ये कौन सा अकाउंट, एक्सपेंस हो सकता है या इनकम होगा, नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडमार्क तो एक सिंबल होता है, उससे आइडेंटिटी पता चलता है, डोमिनोज जाते हैं तो एक ट्रस्ट होता है उस पर, तो ट्रेडमार्क होता है बेटा, तो इंटेंजिबल एसेट है, दिखती तो नहीं, ट्रेडमार्क मतलब आपको मतलब फिजिकली कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ट्रेडमार्क आप रजिस्टर्ड कराते हो, और वो जो ट्रेडमार्क आपने रजिस्टर्ड कराया बेटा वो एक नॉर्मल पेज पे उसका मगर अपनी वैल्यू है, तो इसका एक बहुत बड़ा फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन उसको हमको बिजनेस में हेल्प करता है, तो ट्रेडमार्क से इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल अकाउंट। होता है ना, आपको लोगो देखते हो, कोई आपने वो देखे
वर्ड कोई रहता है, जैसे KFC लिखा रहता है, डोमिनोज रहता है, उसका स्टाइल रहता है लिखने का, तो वो रजिस्टर्ड होता है। ऐसा नहीं कल तो डोमिनोज के सामने अपन ने अपना डोमिनोज खोल ली, है ना, न्यू डोमिनो ऐसा कर कुछ नाम दीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा, तो फिर वो डोमिनोज वाला केस कर देगा कि मैंने अपने नाम का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराओ, कैसे मेरा कोई नाम यूज करता है, तो वो गलत होता है। आपने कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करा तो उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि कल आपका मूड हुआ चलो यार अपन ही डोमिनोज खोलते हैं ना, तो आपने अपने घर के सामने एक दुकान लिए, डोमिनोज का बोर्ड लगा दिए, तो केस कर देगा आपके ऊपर वो डोमिनोज वाला। तो आप ऐसा यूज नहीं कर सकते बेटा। ओके, सेकंड देखो बिल्स रिसीवेबल। तो अभी ना बिल्स रिसीवेबल में घबराना मत, क्या है अभी नेक्स्ट चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको पढ़ाऊंगा, बस अभी टाइम बिंग के लिए लिख दो। वो एक पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है, वो पर्सनल अकाउंट है। अभी व्हाट इज बिल्स रिसीवेबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ाऊंगा, तो उसके पर्सनल लिख दो। अभी समझ लेना कि किसी के ड्यू डेट पे अपने को किसी से पैसा लेना है, तो एक बिल उस पर ड्रॉ करते, उसका कंसेप्ट पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में वहां पे बताऊंगा। अभी सिर्फ उसको पर्सनल अकाउंट लिख दो, आपको किसी कोई ड्यू डेट पे किसी से पैसा लेना है, वो है बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। यू नो व्हाट इज डिविडेंड? कोई कंपनी के शेयर्स आप खरीदो, मैं आपको थोड़ा सा बोलता हूँ द डिफरेंस बिटवीन, आप कोई कंपनी के शेयर्स खरीदो, कोई कंपनी के डिबेंचर खरीदो। जब आप कोई कंपनी के शेयर्स खरीदते तो आप उस कंपनी के मालिक होते, भले छोटे से मालिक हो, जितना शेयर्स खरीदे उतने ही मालिक हो आप बस। तो कंपनी अगर प्रॉफिट होता है तो कंपनी आपको उस प्रॉफिट में से कोई हिस्सा देती है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डिविडेंड। तो डिविडेंड हमको मिलता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? इनकम, नॉमिनल अकाउंट। कंपनी डिविडेंड देती है, ये हो गया नॉमिनल, ठीक है। लैंड, ये तो प्रॉपर्टी बेटा, तो प्रॉपर्टी डील्स बाय रियल अकाउंट, तो ये रियल अकाउंट है हमारा। ओके, उसके बाद एक गुडविल। गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। व्हाट इज गुडविल? गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। इंसान की एक रेपुटेशन होती है ना, गुडविल की वजह से आप पैसा ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, नागपुर में एक बड़ी फेमस दुकान है हल्दीराम, है ना। अब वो हल्दीराम, उसकी फैक्ट्री भी है नागपुर में। अब वो हल्दीराम जगह जगह पर है, तो अगर हल्दीराम के सामने कोई और एक मिठाई की दुकान खुल जाए, मैं मेरा पर्सनल करूं, जनरली लोगों का भी ऐसा ही रहता है, दे प्रेफर हल्दीराम इवन दो वहां पे थोड़ा सा महंगा भी रहेगा, लेकिन बोले हल्दीराम दा वहां से कहते पक्का अच्छी मिठाई रहेंगी। क्यों? क्योंकि गुडविल है। अब आप जाके ऐसा तो नहीं बोलोगे भाई गुडविल, दुकान तो अच्छी है, तो वो गुडविल है, तो वो उसकी एसेट है जिसको वो बिजनेस के लिए किसी मदद कर रहा है, उसको बिजनेस में वो दैट इज एसेट, लॉन्ग टर्म में उसको मदद करे। तो गुडविल ऐसा तो नहीं होता, हल्दीराम वाला जब घर जाता है तो ऐसा नहीं बोलता चलो यार एक काम करो बैग में आधा किलो गुडविल रख दो, आज रेपुटेशन लेके घर पे एंट्री करता हूं। अरे भाई वो दिखती नहीं है वो चीज, फिजिकल फॉर्म में नहीं, लेकिन उसका प्रेजेंस है। बोलेंगे सर तो जादू टाइप की बातें हो गई। फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन उसका एक अपना प्रेजेंस होता है, उससे बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म में हमको उसका बेनिफिट मिलते जाता है, मिलते रहता है, ठीक है। दैट इज गुडविल। ये एक हमारी एसेट होती है, तो ये एसेट रियल अकाउंट हमारी इंटेंजिबल एसेट है। ओके, पेटेंट, कोई आपने इन्वेंशन करे और उस फॉर्मूले को, आपने कोई फॉर्मूला बनाए और वो फॉर्मूले को आपने रजिस्टर्ड कर लिए। अब जब वो फॉर्मूले को आपने रजिस्टर्ड कर लिए बेटा, तो क्या होगा, आपको सिर्फ आप ही उसको यूज कर सकते, कोई और यूज नहीं कर सकता, तो वो आपकी एसेट होती है, ठीक है, रियल अकाउंट। इंटेंजिबल एसेट होती है, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में नहीं है। बैड डेट, डुबा दिया पैसा, उधारी में बेचे थे भरोसा करके, डुबा दिया, एक लॉस हो गया, तो लॉस डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट, बैंक में कोई खाता है, बार बार कह रहा हूं बैंक में कोई खाता है, तो कैश रियल है। बैंक में कोई खाता है तो बैंक जो है वो एक पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट रहता है। तो दोनों में फर्क हमेशा समझना बेटा। कैश हमारे पास फिजिकल फॉर्म में होती है, ठीक है। अब उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट क्या किया बेटा आपने? अलाउ। एक और चीज कह रहा हूं कि किसी को हो जाता, अगर आप सीक्वेंस में ABCD ऐसे लिख रहे हो बाय मिस्टेक ना, ये के पॉइंट 2 बार हो गया तो कुछ नहीं होता, ठीक है, 2 बार के हो गया, कोई बात नहीं। अब उसके बाद आता है डिस्काउंट अलाउड। आपने किसी को डिस्काउंट दिए बेटा, अगर आपने किसी को डिस्काउंट दिए तो आपने कंसेशन दिए किसी, ठीक है, तो वहां पर एक्सपेंस दैट इज डील बाय नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ बेटा, इंटरेस्ट आपको रिसीव्ड हुआ, तो आपने किसी को लोन दिए होंगे तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट जो मिला आपको इनकम हो गई आपकी, तो इनकम हो गई, इनकम डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट। अभी लिखा नहीं था आप, मतलब पहले तो मैंने लिखा, आपके इसमें लिखा होगा, है ना, ये ऐसे है ना पॉइंट, ये ऐसा ये है, ये सारे हो गए आपके, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, अभी हमको डिस्काउंट किसी से मिला, कब मिला? उसने हमको कंसेशन दिया बेटा, ठीक है, तो हमारे लिए इनकम होती है विच इज डील्स बाय नॉमिनल अकाउंट।
सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, सैलरी पेबल, ऑल आर सेम थिंग। सैलरी पेबल, तो सैलरी पेबल हमको किसी को पे करना है बेटा, ठीक है, तो ये किसको है, पर्सनल अकाउंट होता है। सैलरी जो होता है वो नॉमिनल होता है, वो खर्चा है। सैलरी पेबल मतलब वो पे करना है, वी आर लाइबल टू पे। किसको पे करना है, कोई पार्टी को, दैट पार्टी इज ए पर्सन, पर्सन डील में पर्सनल अकाउंट, दैट्स व्हाई सैलरी पेबल इज ए पर्सनल अकाउंट। तो आज हमने डिस्कशन सिर्फ किस पे की, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पे हमने डिस्कशन किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे क्लासिफाई करे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है आपको, पर्सनल, रियल, नॉमिनल बताओ, लेकिन एंट्री पास करने में ये एक तरीका, इसके अलावा और एक कोई तरीका। एक और चीज कह दूं बेटा, जो मैंने आपको आज पढ़ाया, तो आज सिर्फ हमने इस पोर्शन पे बात की, डिस्कशन की हमने कि ये पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल। मैंने आपको अभी ये पढ़ाया ही नहीं हो बेटा, पढ़ाया ही नहीं हो कि डेबिट कब करना, क्रेडिट कब करना, उसको समय है अभी, धीरे 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 करके एक स्टेप आगे बढ़ा रहा। तो ये जो मैंने डिस्कशन कर लिया, इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये वाली स्लाइड पे इस पे प्रॉब्लम हुआ, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल। अभी क्या करना है, डेबिट क्रेडिट, वो बात की बात, एक एक स्टेप आकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वो फिर कमेंट बॉक्स में कहते होमवर्क नहीं, होमवर्क नहीं, अरे होमवर्क मिलेगा, फिर जब मिलेगा तो बोलेंगे सर बहुत हो जाता है, थोड़ा सा कम दो, थोड़ा सा रखो, आपको थोड़ा सा उस लायक बना दो, फिर मैं धीरे धीरे होमवर्क भी आपको बिल्कुल बेटा मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।